हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। और ली थी पिछली क्लास तुम लोगों ने? देखी पिछली क्लास जाके? टॉपिक क्लियर करे अपने। कैसी लगी वाली क्लास तुम लोगों को? फिजिक्स की क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो 20 क्वेश्चन कह रहे थे हम लोगों ने उस दिन। फॉर्मूले पढ़े उन लोग उस क्वेश्चन के सारे जाके? कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे? उनको रिकॉल करते रहना भाई, क्योंकि हम ये नहीं कि आगे बढ़ते जाएं तुम लोग रिकॉल ना करो। आज भी हम कुछ टॉपिक्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन की अप्रोच देखेंगे। देखो बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन करने का ये फायदा है कि मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन घर पे आके करा करना, अपने आप ही बुक खोलना, और मैं जो जो फॉर्मुले बताऊंगा उसके बेसिस पे करना क्वेश्चन। देखो मैं तुम्हें ना चैप्टर आज क्या करूंगा, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा उसके चैप्टर्स भी तुमको बताते जाऊंगा कि ये वाला चैप्टर करना है, फिर ये वाला चैप्टर करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन है ये, इस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। सिंपल है, ज्यादा हैक्टिक नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां पे कुछ भी डिफिकल्ट होगा तो मैं हूं ना, मैं सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे तुम लोगों को समझाते जाऊंगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट सेम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? T. The average kinetic energy of an oxygen molecule will be the average kinetic energy of hydrogen molecule. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में तुमको दिया क्या क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में तुमको कुछ ही नहीं दिया हुआ है। दो मॉलिक्यूल के नाम दिए हुए हैं, साथ में एक चीज बता रखी है, सेम टेम्परेचर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना दो तरह के बच्चे करेंगे। एक बच्चे जिनका कॉमन सेंस होगा, एक बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक तीसरे बच्चे को इनको आता ही नहीं होगा, वो तुक्का मारेंगे, उनसे हमें मतलब नहीं है। देखो बच्चों, अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो तुम ये भी सोच सकते हो कि सिर्फ सेम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, सेम टेम्परेचर है तो हो सकता है इक्वल टू हो। लेकिन बच्चों, मैं सब पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। चलो इसको मैं ना व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ तुम लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/2 के के बी टी। अब इस फॉर्मूले में मेरे को बताओ, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मॉलिक्यूलर मास आ रहा है? इस फॉर्मूले में टेम्परेचर के अलावा कुछ भी आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे केबी क्या है? हमें केबी क्या है? यहाँ पे केबी है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, अब देखो, इस क्वेश्चन से तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब तुम्हें ना बताऊं क्या करेगा पेपर में, तुम्हें वैल्यू भी चारों ऑप्शन में सेम दे देगा। अब तुम्हें यूनिट देखनी है। यूनिट कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जूल हो गई। टेम्परेचर क्या हो गया? केल्विन हो गया। तो हमारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या हो जाएगी यूनिट? जूल पर केल्विन हो जाएगी। समझ में आ गया ना कैसी हो जाएगी? ये इधर रह जाएगा, टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, जूल पर केल्विन वैल्यू हो जाएगी, जूल पर केल्विन उसकी यूनिट हो जाएगी, जूल पर केल्विन। अब क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें? दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन का। हाँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पे हमारा कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो चाहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो। अब फर्क किस पे पड़ेगा बच्चों? फर्क पड़ता है हमारा आरएमएस वेलोसिटी पे। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे? एक तो काइनेटिक एनर्जी का क्लियर हुआ, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्लियर हुआ, उसकी वैल्यू का क्लियर हुआ, उसका ये यूनिट क्या कैसे निकालनी उसका क्लियर हुआ। अब बोल्ट्जमैन आरएमएस वेलोसिटी में कैसे फर्क पड़ता है? √3RT
अपॉन में m, ये मॉलिक्यूलर मास है। इसका एक और फॉर्मूला होता है √3kBT अपॉन में मास। ये जो मास दिया हुआ होगा हम लोगों को, इसमें वो वाला मास यूज होगा। समझ रहे हो? अब बच्चों ये तुम्हें 3 फॉर्मूले, हम इसको अभी क्लास खत्म होने से पहले भी एक बार रिवीजन करेंगे इन 3 फॉर्मूलों का। और ये चौथी वैल्यू मैं देखो आज लिखते जाऊंगा, हमारे साथ साथ कितनी चीजें क्लियर होती जा रही है। 1 2 3 4, पहले क्वेश्चन में 4 चीजें क्लियर हुई हैं। अब हम आंसर देखते हैं। अब हमें आंसर निकालना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इक्वल टू। समझ में आ गया? क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। आरएमएस वेलोसिटी बोली होती तो हम मॉलिक्यूलर मास की तरफ जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 का कितना होता है? 1 का 16, 2 और एक मॉलिक्यूल का 16, ये एक ऑक्सीजन का 16 एक एटम का, ये मॉलिक्यूल है तो 16 × 2 तो 32 हो जाएगा। अब बात करें हाइड्रोजन का तो उसका 2 हो जाएगा। ये चीज अगर आरएमएस वेलोसिटी पूछी होती है हम लोगों से, तो ये हम सभी क्या पूछा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर क्या होगा? इक्वल टू 2। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कौन से चैप्टर से था? फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उस चैप्टर से तुम्हारा जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर दिखता है। और आज भी देखना, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं अलग अलग चैप्टर से ही है। कोई भी चैप्टर अलग अलग चैप्टर से लाने का ये फायदा होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर को छूते हुए जाते हैं, तो हर चैप्टर पे ध्यान जाएगा, हर चैप्टर पे जाके रिकॉल कर पाओगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ यू ट्यूब contains water and unknown liquid separated by mercury. The mercury column in the 2 arms is in the level with 10 centimeter। क्या है इसमें? water है। और एक अदर आर्म में क्या है? 11.5 सेंटीमीटर जो है unknown liquid है। The relative density of the unknown liquid। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम क्वेश्चन को इसलिए 10 सेकंड नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें इसका एक फॉर्मूला बताया था और वो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। तो मैं अब उस चीज को कैसे इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में लगाना है वो चीज तुमको क्लियर करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला ही बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो पिछले क्लास में मैंने बताया था तुमको, जहां पर मैंने बताया P = ρgh। तो अब हम इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन कितना समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखो, एक बनाते हैं यूट्यूब। देखो बेटा, यूट्यूब के केस में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी तुम घर पे जाके अगर कोई भी यूट्यूब शेप का कोई भी चीज लोगे तो एक जगह पे जाके तो 2 लिक्विड जब डालोगे उसमें दोनों साइड से, तो एक का लेवल ऊपर होगा, एक का लेवल नीचे होगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों होगा? देखो बेटा, वो प्रेशर दोनों पे एक दूसरे के प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, दोनों लेवल की साइड में प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक लेवल पे हमारा मरकरी ने इसको मरकरी भरा हुआ है बीच में, मरकरी सेपरेट कर रहा है इसको, ठीक है, मरकरी भरा हुआ है। और एक साइड हमारा वाटर भरा हुआ है, एक साइड हमारा अननोन लिक्विड भरा हुआ है। और वाटर हमारा कितना और भरा हुआ है ये देखते हैं। वाटर हमारा भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक और हमें 11.5 सेंटीमीटर तक अननोन लिक्विड भरा हुआ है। तो 11.5 सेंटीमीटर तक, तो मान लो 10 सेंटीमीटर जो है हमारा वाटर है, 11.5 सेंटीमीटर जो है हमारा अननोन लिक्विड है, वाटर है। ये क्या हो गया? 11.5 अननोन लिक्विड हो गया। बेटा जी इसके ऊपर बताओ क्या लगता है? मैं तुमको इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, कई बार पूछ लेता है। यहाँ पे जो लग रहा है ना, यहाँ पर जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस करता है और यहाँ पे ये अपने प्रेशर को बैलेंस करता है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस करता है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, P वाटर, pressure of water
प्रेशर को बैलेंस करना है बस हमें। प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये अननोन लिक्विड है हमारा। अब ये देखो बेटा, जो डेंसिटी हो जाएगी वाटर की वो तो 1 हो जाएगी, तो पहले फॉर्मूला लिखता है रो जी एच, रो जी एच। ये हो गया हमारा वाटर की, ये हो गया हमारा लिक्विड की। अब देखो जी से जी कट जाएगा, हाइट हमें वाटर की पता है, अननोन लिक्विड की भी पता है, अब हमें वाटर की डेंसिटी भी पता है। वाटर की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 1 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय वाटर की हाइट 10 होगी और ये कितना हो गया 11.5 होगी। तो ये हमारी क्या आ गई, अननोन लिक्विड की डेंसिटी आ गई। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है अननोन लिक्विड की। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा है ना बेटा जी कि हमें लिक्विड की अननोन लिक्विड की डेंसिटी बतानी है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.869 करके फिर आंसर आएगा उसको। हाँ देखो ये वाला आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। मैंने तुम्हें अप्रोच बता दी, जब भी यूट्यूब का क्वेश्चन आएगा कि हमें यूट्यूब में 2 लिक्विड भरे हुए हैं तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, तुम्हें कुछ समझ में ना आए दोनों में प्रेशर को कंपेयर कर देना, दोनों के प्रेशर को बराबर कर देना। कि यूट्यूब का ये प्रिंसिपल ही होता है, वो अपने प्रेशर को बैलेंस करती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच। अब रो जी एच में रो हमारी जो होती है वो डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटी होती है और एच हमारी हाइट जिस साइड तक लिक्विड फिल होगा। अब क्या होता है इसमें कई बार कि हमारे 3-3 लिक्विड फिल कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं बीच वाले को हम अलग कर देते हैं और साइड वाले को बराबर कर देते हैं कि हमारे साइड वाले जो लिक्विड होते हैं वो प्रेशर मेंटेन को, प्रेशर को बैलेंस करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से आया है। ये क्वेश्चन के लिए मैं जो 10 सेकंड दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में इस टॉपिक से नहीं हुआ था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एक बार। एक इनफिनिट लाइन है ऑफ चार्ज हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि होती है लैम्डा। देखो मैं तुम्हें ये बता दें, लैम्डा होती है और वो कितने दे रखी है 10⁻⁷। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स पूछा है हमसे एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, रेडियस डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें ऑफ द लाइन चार्ज। पहले अल्फा पार्टिकल बताता हूं क्या होता है। देखो बच्चों, फिर तुम्हें टाइम दूंगा मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा वो क्या होता है, हीलियम 2+। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसपे चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है। हीलियम है, मास तो बता सकते हो, चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है, ये नीट में भी आया हुआ है तो आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को तुम अप्रोच करो कि इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है। लैम्डा पता है तो फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला लगता है, अल्फा पार्टिकल बताया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, फोर्स निकालने को बोला है। एक चीज बता देता हूं, एक फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब Q इंटू ई लगेगा। अब तुम ये बताओ कि इसमें तुम E कैसे निकालोगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए हम लोगों को, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मुझे लगता है तुम लोगों ने कोशिश करी होगी। अब हम देखते हैं कि क्या एक ई का फॉर्मूला क्या लगना चाहिए। हाँ ये रहा, ई का फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, ई इज इक्वल टू 2 E इज इक्वल टू, मैं इसको अगले पन्ने पे वो व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं, तुम लोग को वहां पे अच्छे समझ में आएगा। E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में R। अब k क्या होता है, k के 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 इंटू
2 इंटू 1/4πε r और ऊपर आ जाएगा लैम्डा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, तो लैम्डा अपॉन में 2πε r। ये हमारा आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2πε r। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अगर यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज, ये क्या दे रखा है, हमें वायर दे रखा है। हमने देखो इन्फिनाइट लाइन चार्ज बोला है, तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज बोला है, इसलिए हमारा E जो होता है इन्फिनाइट लाइन चार्ज में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक चीज बताई, पहले तो अल्फा पार्टिकल का बताया, पहली चीज ये बताई, फिर दूसरी चीज मैंने तुमको ये बताई कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या बताई मैंने, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है इन्फिनाइट लाइन चार्ज में। चौथी चीज मैं बताता हूँ कि पॉइंट चार्ज में क्या होता है, पॉइंट चार्ज में क्या होता है, E का रिलेशन r के साथ क्या होता है। E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, क्या होता है, E जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो हमारा ये चीज क्लियर हुआ कि हमारा E क्या होगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया। अब हमने F इज इक्वल टू क्यू ई है, क्यू हमारे क्या होगा, N इंटू ई होगा। N कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करो, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q कितना दिया हुआ है हमें, Ne, तो N2 है अल्फा पार्टिकल का, और E इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, और E कितना आया हमारा, E हमारा इतना आया लैम्डा अपॉन में 2πε r। अब मैं तुम्हें उस दिन बताया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब हमें ये देखना है कि लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा हमें दिया हुआ है 10⁻7 और हमारा डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लैम्डा तो हमें ये मालूम पड़ गया, डिस्टेंस को हम चेंज कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर को 0.04 मीटर, और लैम्डा 10⁻7 दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को, सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। कितना दिया, 10⁻7 और 2 3.14 8.85 इंटू 10⁻12, और r कितना दे रखा है 0.04। अब इन सब चीजों को तुम्हें बस सॉल्व करना है। अब देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन समझाता हूं। अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन ने बोला हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁷। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन में r, k होता है 1/4πε0। तो हम उसको सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2πε0। अब हमें फोर्स पूछा है, फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू QE। अब हमें Q कैसे पता लगेगा, Q हमें अल्फा पार्टिकल बता के चला गया, कहाँ गया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बस वैल्यू पुट करते जानी है, हमें लैम्डा पता है 10⁻⁷, हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, r पता है हमें, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और बस वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला तुम्हें मैंने बता दिया है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2πε r। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, a large scale transmitter of electron energy over a long distance is done with the use of transformer. The voltage output of the generator is stepped up. अब मैं एक चीज बताता हूँ,
वोल्टेज स्टेप्ड अप कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, स्टेप्ड अप कर रहा है। वोल्टेज स्टेप्ड अप जब करता है तो वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा है रिडक्शन ऑफ करंट होगा, पावर लॉस इज कट डाउन होगा, या रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज दोनों का होगा। देखो वोल्टेज को तो हम स्टेप्ड अप कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो चला गया। अब दूसरी बात ये रही, अगर वोल्टेज को हम स्टेप्ड अप कर रहे हैं और वहां पे हम पावर कंजर्वेशन लगाएं, हाँ देखो पावर कंजर्वेशन समझा रहा हूं, पावर को हम कांस्टेंट करें अगर, देखो इस क्वेश्चन में वोल्टेज जो है पावर कंजर्वेशन लगाया, P इक्वल टू V इंटू आई होता है ये फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पावर कंजर्वेशन करना है हमें। पावर कंजर्वेशन किया हम लोगों ने। अब बताओ P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने पावर और कॉन्स्टेंट कर दिया। अब एक बार बताओ मुझे, अगर V हमारा इंक्रीज हो रहा है, इफ V इज इंक्रीजेस, तो हमारा I क्या होगा, I हमारा डिक्रीज होगा। क्यों होगा, Vi जो है वो कांस्टेंट है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगा। I तो हमारा तो करंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अब ये देखो एक ऑप्शन तो हमारे इससे क्लियर हो गया कि हमारा ये जो है ये रिडक्शन ऑफ करंट होगा। लेकिन बेटा एक और चीज ध्यान रखो, हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन होता है तो उसके करंट की वजह से हमारा जो पावर पे असर पड़ेगा, जितना ज्यादा करंट हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा पावर भी, एनर्जी भी कंजर्व होगी, एनर्जी भी बचेगी। तो हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू एनर्जी कंजर्वेशन के लिए या पावर कंजर्वेशन के लिए क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अगर हम थोड़ा सा भी करंट कम करेंगे, मान लो करंट की वैल्यू 2 से कम हुई, तो पावर कितने से कम होगा, 2 का स्क्वायर 4 से कम होगा। तो इससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ, इससे क्या होगा, पावर लॉस इज कट डाउन, पावर लॉस हमारी बच जाएगी, क्योंकि हम अगर करंट डिक्रीज हो जाएगा तो पावर हम कंजर्व कर पा रहे हैं, पावर कंजर्व हो पाएगी तो पावर लॉस इज कट डाउन एंड रिडक्शन ऑफ करंट। इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, देखो स्टेप्ड अप हुआ हमारा वोल्टेज, तो P इज इक्वल टू वी आई। तो हमने पावर को हमने क्या करा, पहले हमने पावर को कांस्टेंट माना, तो पावर क्या हुआ, V हमारा इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी हमारी उस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व होगी। क्यों होगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट जब डिक्रीज कर रहा है हमारा, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा पावर बच रही है, पावर कंजर्व हो रही है, क्योंकि पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, और करंट तो हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ करंट एंड पावर लॉस इज कट डाउन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है जैसे, टू concentric and coplanar circular loops P and Q have their radii in the ratio of 2:3, और लूप Q में क्या कर रहा है, कैरीज कर रहा है करंट 9 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 एट द कॉमन सेंटर द लूप मस्ट कैरी। अब बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सिंपल अप्रोच बढ़ानी है, वो अप्रोच होगी हमारी, हमारा एक बार बताओ मुझे, अगर हमें सेंटर पे 0 चाहिए, एक ये है, एक ये है, एक ये हो गया। अब इनकी रेडियस का दे रखा है, अगर हमने बोला इसको P नाम दिया, इसको Q नाम दिया, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें कौन से डायरेक्शन देंगे,
जिससे कि हमारा सेंटर पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। देखो बेटा, अगर एक चीज को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और दूसरी चीज को एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करनी है, तो हमारे तभी तो सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमारी जीरो होगी। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है 2:3 में हमने उसके रेडियस का रेशियो दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सोचो, क्योंकि एक फॉर्मूला लगाओगे उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे ही हमारा एक फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। जैसे बीपी है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r पी, बी क्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r क्यू। तो अब क्या करते हैं, अब ये देखो, अब आरपी और आरक्यू का तुम्हें रेशियो दे रखा है 2:3 और क्यू में बता रखा है करंट कितना जा रहा है, 9 एम्पेयर जा रहा है। तो हमें बताना है कि हमारा उसमें जो पी वाला लूप होगा उसमें करंट कितना जाएगा। ठीक है, 9 एम्पेयर बता रखा है और 2:3 आरपी बाय आरक्यू बता रखा है। अब अभी जब भी मैंने तुमको बताया अगर सेंटर में हमें करना है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को बराबर होना पड़ेगा एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब बीपी हमें कितना दे रखे हैं, म्यू नॉट आई, हमें इसका आई निकालना है अपॉन में 2rp, और बी क्यू इधर देखा है म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई अपॉन में 2rq। अब rp बाय rq पता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा। अब और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, iq की वैल्यू दे रखी है 9। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ip बराबर rp को उधर भेजते हैं, क्योंकि rp बाय rq जो हमें दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, rp बाय rq जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो अब हम 2:3 वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो rp बाय rq जो हो जाएगा हमारा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा साथ में iq। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, 2:3 इंटू iq हमें 9 दिया हुआ था, अब काटेंगे इसको 3 2 6 एम्पेयर हमारा आंसर आ गया। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, सबसे पहले डायरेक्शन समझनी पड़ेगी तुम्हें फिर से। देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ऐसे जा रहा है, एक सर्कल उसके ऊपर से आ रहा है, एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे। अब उस एक सर्कल में क्या हो रहा है हमारा, एक सर्कल हमारा हो गया ऐसे, एक सर्कल हो गया ऐसे, एक सर्कल में मान लो ये डायरेक्शन दे रखी है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो करनी है। तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होनी चाहिए और इन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक इस साइड जाएगी, एक उल्टी साइड आनी चाहिए। अब हमें देखो, मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये फॉर्मूला बताया। अब ये देखो कि म्यू नॉट पता है तुम लोगों को, आई पता है तुम लोग को, आई हमें एक क्यू वाले लूप को दे रखा है 9 एम्पेयर, हमें किस वाले लूप को निकालना है, पी वाले लूप को निकालना है। आरपी और आरक्यू का इसने रेशियो दे दिया, आरपी और आरक्यू का इसने 2:3 रेशियो दे दिया। अब क्या करा इसने, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जीरो, हमने दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट करा, वहां पे हमें जो जो वैल्यू दी गई हमने वैल्यू को पुट करा और हमें आई निकाल दिया। अब ये वाला आई जो था हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, तो जो हमारा 6 एम्पेयर आई आया है वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि उसके डायरेक्शन को अपोज करना चाहिए। तो आंसर देखो, 6 एम्पेयर जो होना चाहिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हुए हैं अभी, इन 5 क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले लगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था, उसमें हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया 3/2 kBT, मैंने आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया √3RT अपॉन में m,
अगला क्वेश्चन जो हुआ यूट्यूब वाला, उसमें P इक्वल टू रो जी एस से कैसे हमें प्रेशर इक्वेट करना है, वो चीज के बारे में पता लगा। हमें डेंसिटी निकालने को बोल सकता है, अगर दोनों की डेंसिटी दे रखी होगी तो हमें हाइट निकालने को बोल सकता है। इन दो चीज के बारे में बात करी हम लोगों ने। तीसरा क्वेश्चन, एक इन्फिनाइट चार्ज है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला बताया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला बताया। इसमें क्या बताया मैंने, फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के होता है, और जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के होता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ओवर डिस्टेंस इज डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप बिकॉज, मैंने इसमें तुम्हें बताया कि पावर कंजर्वेशन की वजह से हमारा जब पावर कांस्टेंट होता है तो हम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, तो V अगर स्टेप्ड अप करेंगे तो I डिक्रीज करेगा, I डिक्रीज करेगा तो एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, क्योंकि हमारा एनर्जी लॉस बचेगा, एनर्जी लॉस बचेगा क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R होता है। अगर करंट हमारा 2 एम्पेयर भी कम हुआ तो हमारी जो एनर्जी होगी वो हम पावर जो होगी हम 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, मतलब उसके डबल हम बचा पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया, ये किस पे था, कंसेंट्रिक लूप पे था। देखो ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R, ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा था। ये फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो 2 कंसेंट्रिक कोप्लानर लूप बोले थे, सिर्फ इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। पहले तो ये बताओ यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको तुम कितना भी स्ट्रेस लगाओ, जितना भी फोर्स लगाओ, उसको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो उस पे जो स्ट्रेन लगेगा वो उस पे स्ट्रेन आएगा ही नहीं। स्ट्रेन नहीं आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकती। अगर स्ट्रेन हमारा 0 हो गया तो ये पता है ना, किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो ये चीज समझो, कोई बहुत सॉफ्ट बॉडी है, उसका ये यंग, उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग मॉडुलस बहुत कम होगा, क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इसको चलो मैं तुम्हें एक बार पेज पे अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले मैंने तुमको बताया कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, इसने बोला है परफेक्टली रिजिड बॉडी, पहला केस ये हो गया, परफेक्टली रिजिड बॉडी। इसका इसमें एक चीज याद रखो, परफेक्टली रिजिड बॉडी जो है जिसको तुम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कितना भी फोर्स लगा रहे हो वो कंप्रेस नहीं हो रही है, तो मतलब उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा स्ट्रेन जो होगा वो 0 हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यंग मॉडुलस क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में, यंग मॉडुलस क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा 0 हो गया तो यंग मॉडुलस कितना आ गया, इन्फिनाइट आ गया। इसमें क्वेश्चन में बस तुमसे इतना ही पूछा है। मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होगी, हमने कोई सॉफ्ट बॉडी ले ली जिसको हमने कंप्रेस करा, उसमें अच्छा खासा स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत हाई आ गई, हाई वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमारा ये देखो फॉर्मूला क्या था, यंग मॉडुलस जो था वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था। अब किसी भी चीज को अगर बड़ी वैल्यू से, बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो यंग मॉडुलस जो होगा वो हमारा बहुत कम आएगा। तो याद रखना, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी, रिजिड बॉडी को कंप्रेस करते हैं और सॉफ्ट बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो किसका यंग मॉडुलस ज्यादा आएगा,
तो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा आएगा, मतलब ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना स्ट्रेन आएगा, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। यंग मॉडुलस उसका कम हो जाएगा, जो सॉफ्ट बॉडी होगी, और जो रिजिड बॉडी होगी उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, इससे ज्यादा परफेक्ट बॉडी कोई नहीं होगी, ये सबसे परफेक्टली रिजिड बॉडी है कि इसमें तुम कितना भी प्रेशर लगाओगे ये कंप्रेस नहीं करेगी, इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका स्ट्रेन 0 है और किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो आंसर आता है इनफाइनाइट आता है। अब ये क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound around the rim of flywheel of mass 15 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। पहले तो जो भी रेडियस तुम्हें सेंटीमीटर में दिया करे ना उसको तुरंत ही बदल लिया करो, बोल दिया करो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा 0.1 मीटर, ठीक है। A steady force 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। हम एक चीज घुमा रहे हैं रिम पे और हमारा कौन सा बोला गया, कौन सी बॉडी है, द फ्लाई व्हील इज, व्हील है ना एक तरह से, ठीक है, is mounted on the horizontal axle which friction leg bearing। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, फिर उसके बाद तुम इसको क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक फॉर्मूला है इसका, अब वो बाकी चीज तुम्हें अभी खुद निकालनी है, फिर मैं बताऊंगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क हमारा टॉर्क है, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इस फॉर्मूले को लगाओ और देखो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच हमें किस तरह करना है। तुम्हें 5-10 सेकंड दे रहा हूं, तुम खुद करके देखो एक बार। चलो करके देखा, चलो मैं तुम्हें अब ये बताता हूं कि टॉर्क कैसे निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में भी देखो तुम्हारे 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, टॉर्क निकालना है हम लोगों को, F इंटू आर से निकाल सकते हो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, किसी भी चीज में हम फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स जहां से फोर्स लगा रहे हो जहां से टॉर्क लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, तो वो घूम रही है, और जो हम वहां से जो हम रोप ले रहे हैं से घुमा रहे हैं कितनी लेंथ है वो हो जाएगी। तो एफ हमें दे रखा है मेरे ख्याल से, एफ हमें कितना दिया हुआ है, एफ हमें दिया हुआ है 15 न्यूटन, और रेडियस हमें दिया हुआ है 0.1, और हमें जो ये दे रखा है मास दे रखा है वो हमें दे रखा है 15 ग्राम। वो 15 ग्राम कितना दिया हुआ है, एक सेकंड रुकना, हमें मास दे रखा है 15 ग्राम और फोर्स भी दे रखा है 15, तो हमारा फोर्स कितना हो गया 15 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है हमें 15 न्यूटन, रेडियस कितने दिया हुआ है हमें 0.1 मीटर, और हमारा मास जो है हमारे पास वो 15 ग्राम, 15 किलोग्राम। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमने फोर्स हमें 15 दिया हुआ है, आर हमें पता है 0.1 है, तो हमारा कितना गया 1.5 आ गया टॉर्क न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हमें आई निकालना है, नहीं हमें अल्फा निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में आई, ठीक है बच्चा। आई कितना, अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा, जब भी हमें क्वेश्चन में फ्लाई व्हील दिया होगा तो हम उसको एज ए सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे, रिंग मान के नहीं चलेंगे, सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे। पूछोगे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम टेंजेंशियली लगा रहे हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा। और सॉलिड डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
वो mr² बाय 2 होता है। अगर तुम रिंग का लगा दोगे, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। समझ रहे हो बच्चों? देखो तो ध्यान दो, सो मत जाना। दो फॉर्मूले बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr² बाय 2 किसके लिए? सॉलिड डिस्क के लिए। ये किसके लिए फॉर्मूला? सॉलिड डिस्क के लिए। और ये किसके लिए बताया तुम्हें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग के लिए। ये फॉर्मूला इन मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे इन दो फॉर्मूलों पे आएंगे जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएंगे, मोस्टली जगह यही रिपीट होगा। और कहीं पे भी अगर तुम्हें सेंटर से पूछ लो तो mr² ऐड कर देना, क्योंकि रेडियस r हुई है तो ये तुम्हें आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से आएंगे। हो तो सेंटर से पूछ लेगा तो डिस्टेंस जितना होता है वो r होता है हमारा, तो mr² हम टेंजेंशियली वाले में ऐड कर देते हैं, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है उसके बेसिस पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में m भी पता है, r भी पता है। m कितना है हमारे पास? 15 किलोग्राम। r कितना है? 0.1 इंटू 0.1 अपॉन में 2, तो ये 7.5 अपॉन में 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो दोनों, तो क्या हो जाएगा? 0.075 0.075 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लगा के कर दो। अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया? टॉर्क अपॉन में आई। टॉर्क कितना है हमारा? 1.5। ये कितना है हमारा? 0.075। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इससे आंसर आ जाएगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो फिर से क्वेश्चन बोलता हूं। एक हमारे पास नेग्लिजिबल मास है, इज wound अराउंड द रिम ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 15, रेडियस 10 सेंटीमीटर, स्टेडी फोर्स अप्लाइड on the cord, the flywheel is mounted on the horizontal axle with frictionless bearing, the angular acceleration of the wheel is, angular acceleration बोला है हमारा, व्हील का कितना होगा? angular acceleration के फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन किसका निकालना है? फ्लाईव्हील का क्या है? तो मैंने क्या बताया? सॉलिड डिस्क लेंगे, mr² बाय 2 लेंगे। mr² बाय 2 से तुम्हारा क्या आएगा? क्या आएगा तुम्हारा? बताओ। तुम्हारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और mr² बाय 2 से। और टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क कैसे निकालोगे? F इंटू आर। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आ जाएगा उससे तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को हमने इसी तरह से, ये देखो टॉर्क निकाल दिया हम लोगों ने। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 0.75 ऊपर 100 है, इसका आंसर 2 रेडियन पर सेकंड करके आंसर आएगा। ठीक है ना? ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स आर गिवन एच पी बराबर 3i माइनस 4j, q बराबर 6i माइनस 8j, और r जो है हमारा 3/4 i माइनस j कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें ये बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक तो नाम ये लिया हुआ है, इक्वल वेक्टर का नाम लिया हुआ है, दूसरा नाम लिया हुआ है पैरेलल वेक्टर का। तुम्हें ये पता होना चाहिए इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है। देखो दोनों वेक्टर जो होते हैं, जिसमें हमें जितने वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर में हमारी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक वेक्टर इस साइड, दूसरा वेक्टर भी इस साइड, भले मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। तीसरा वेक्टर भी इस साइड, चौथा वेक्टर भी इस साइड है तो दूसरा वेक्टर भी इस साइड, तीसरा वेक्टर भी इस साइड। तो जितने भी होने चाहिए, ये देखो जैसे 1 2 और यह तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन अगर इक्वल वेक्टर की बात करें, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अगर स्केलर प्रोडक्ट हो जाए हमारे अदर वेक्टर का, तो पैरेलल वेक्टर पे काउंट होगा। तो जैसे तीनों वेक्टर देखो यहाँ पे, ये p तुम्हें 3i माइनस 4j दे रखा है। अगर q वेक्टर को लें तो ये क्या दिया हुआ है हमें? 6i माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप। अब मुझे बताओ, अगर इससे मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ गया? 3i कैप माइनस 4j कैप।
अब मुझे बताओ P और Q पैरेलल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर प्रोडक्ट आ गया वो उस वाले P वेक्टर का, तो क्या लिख सकते हैं, Q इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर। ठीक है, अब हमें R वेक्टर से बात करनी है। R वेक्टर जो दे रखा है 3/4 I कैप माइनस J कैप। अब एक काम करो, इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज समझाता हूं कि इससे कैसे कॉमन लोगे और ये कैसे उसके बराबर है। देखो P वेक्टर क्या है हमारा, 3I कैप माइनस 4J कैप। अब R वेक्टर जो दे रखा है हमें दे रखा है 3/4 I कैप माइनस J कैप, यही दे रखा है हमें 3/4 I कैप माइनस J कैप। अब मुझे बच्चा बताओ, अगर मैं इससे 1/4 कॉमन ले लूं, 1/4 कॉमन ले लूं तो अंदर यहां से 1/4 चला गया, 3I कैप आया। अब बोलोगे सर J कैप में से कैसे लूं मैं 1/4 कॉमन, इसमें तो 4 है ही नहीं। तो देखो J कैप से ऐसे लोगे 1/4 कॉमन, इंटू 1 है तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि कट जाएगा ये तो हमारा। तो जिससे मल्टीप्लाई करा उससे हमने, जिससे मल्टीप्लाई करा हमने उसी से डिवाइड कर दिया। तो जैसे J कैप है हमारा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा और 4 से डिवाइड करा। अब इससे अगर 1/4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4J कैप बचेगा। तो हमें इससे 1/4 कॉमन ले लिया तो हमारा कितना आ गया 4J कैप। फिर से समझा रहा हूं, तो मैं R वेक्टर दे रखा था 3/4 I कैप माइनस J कैप। अब ठीक है, अब तुमने 1/4 कॉमन ले लिया तो 3I कैप, अब 4J को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया तो 4J कैप बचा। तो अब क्या बोलेंगे, जो हमारा P वेक्टर, जो ये R वेक्टर है वो हमारा 1/4 P वेक्टर की मल्टीप्लाई में हो गया, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया इस वेक्टर का। तो अब मैंने एक चीज बताई थी, जो तीनों वेक्टर होने चाहिए, अगर पैरेलल वेक्टर है तो स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, तो और वो सारे, और उनका जो वो होना चाहिए आपस स्केलर प्रोडक्ट होके इक्वल होने चाहिए। ये सारे P के बराबर है, स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों वेक्टर पैरेलल है। ये तीनों वेक्टर इक्वल क्यों नहीं है, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होकर इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डिफरेंस यही होता है पैरेलल वेक्टर में, इक्वल वेक्टर में। पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, एक डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड ही होगी। अगर अपोजिट कर देंगे तो एंटी पैरेलल बन जाएगा। लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा PQR आर पैरेलल वेक्टर। क्या आंसर आया, PQR आर पैरेलल वेक्टर। ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर, वो वेक्टर से क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन, अब ये 29 क्वेश्चन है कि फोर्स दे रखा है हमें 2 + xn, हमें डायरेक्शन दे रखी है x डायरेक्शन में। द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x बराबर 1 सेंटीमीटर, x बराबर 2 सेंटीमीटर। बेटा ये चीज देखो, अगर तुम्हें सिंगल वैल्यू दी हुई हो, डायरेक्शन ना बोली गई हो, सीधा ये बोला हो एक इंसान चल रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, इतना उसने वर्क डन करा, इतना दूर चला हो, तो तुम नॉर्मल वैल्यू डाल दोगे। लेकिन जब भी ये वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, डायरेक्शन दी होती है कि 1 से 2 मीटर चला, वो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें एवरेज दिया हुआ है, क्योंकि उस केस में हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। उस केस में हमें कंफर्म वैल्यू नहीं दी गई है, उसने ये नहीं बताया कि इतनी दूर चला, कहाँ पे रुका, हमें नहीं पता कहाँ रुका, कहाँ से वापस आ गया, कहाँ पे क्या करा उसने, कितना आराम करा, क्या करा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आता है, हमें फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया हुआ है 2 + x न्यूटन। x की रेंज दी हुई है हमें 1 से 2 दी हुई है, x की रेंज 1 मीटर से, x तो दिया हुआ है 1 मीटर टू 2 मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों देखो, हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन df/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे,
अब देखो 2 प्लस एक्स बाय dx। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में x आएगा। x का डिफरेंस और इंटीग्रेशन करा तुमने ये, तो हमारा कितना आया, x आया। डिफरेंशिएशन करते x का तो हमारा क्या आता, 1 आता। अब बात करते हैं, जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करी, अब हमें जैसे x का इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो उसका रूल समझो। अभी पावर कितनी है x की, या कुछ नहीं दी तो 1 पावर है, तो हम एक पावर 1 में ऐड, 1 प्लस होता है पावर में, और वो पावर जितनी ऐड होके आएगी वो नीचे आ जाएगी, ये से 2। तो x का कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन समझ में आया, फॉर्मूला होता है, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 होगा, और नीचे क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। इतना बात समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब लगाते हैं यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 2, तो हम 2 का करेंगे तो 2x आएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, साथ में 1 जो है उसका क्या इंटीग्रेशन करते तो x आता है, और इसका करेंगे x का तो पावर एक ऐड हो जाएगी ऊपर, x स्क्वायर बाय 2 आएगा। अब बच्चों ये देखो, हमें 1 से लेके 2, मतलब 1 से लेके 2 तक में बोला है कि इतनी रेंज में, इतनी रेंज दी हुई है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय 1। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 4, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2, ये माइनस 1 डालेंगे तो 2, और 1 डालेंगे 1 बाय 2, 1 का स्क्वायर 1, और बाय 2 1 बाय 2, 1 बाय 2, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 2.5, तो ये कितना आ गया, 3.5। आंसर देखते हैं, आंसर 3.5 है, आंसर आ रहा है 2.5। तो यहाँ पे हमने कहा गलती करी, हमने करा इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2x आया, और 2 टू द 4, 5 6, हाँ ये तो हो गया। अब इसका 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर में कुछ गलती करी हुई है क्या इन लोगों ने, एक सेकंड रुको बच्चों, इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने कहीं गलती तो करी नहीं है। ये देखो 6, द वर्क डन विद द फोर्स फ्रॉम 1 to 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखो, ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, 2x करा, प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 करा, तो हमें 2 की वैल्यू डाली 2 प्लस 2 4, और एक्स स्क्वायर 2 टू द 4 बाय 2, तो 2 एक्स प्लस 4 2, और यहाँ पे 1 की वैल्यू डाली, और 6 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। हाँ, यहाँ पे 1 2 प्लस 1 बाय 2, तो 2 4 प्लस 1 5 बाय 2 और 2.5, हाँ 2.5 तो 3.5 आंसर आएगा। आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, उसका आंसर होगा 2.5, 3.5। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें क्या करना है, फोर्स जो रखा है 2 प्लस एक्स दे रखा है, एक्स एक्स साइड में वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा 1 मीटर से 2 मीटर से, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि 6 माइनस 2.5 कितना हो गया, 3.5, तो आंसर सिंपल सा वही आ जाएगा, और क्या आएगा। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, इफ द फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। पिछले क्लास में 7 फंडामेंटल यूनिट बताई थी मैंने तुम लोगों को कि 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती हैं।
मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी तुम्हें बताई थी मैंने, तुमने याद करी, घर जाके पढ़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एफवीटी अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी टाइम हमारा फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है, तो हमारा डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीका देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को ये नहीं पता लगता है अप्रोच कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, और हमें निकालना है मास की, हमें निकालनी है मास की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फोर्स हो गया हमारा। अब हमें मास की निकालनी है, तो एफ वी नीचे चला जाएगा, वी और ऊपर टी, ये हो गया मास की। अब इसको क्या करोगे, v को ऊपर लिया तो f की पावर कितनी है 1, v की पावर कितनी हो जाएगी -1 और t की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया मास। अब क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या हो गया, एफ वी टी की पावर -1। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या होता है। कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमें वेलोसिटी के मास का फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स और मास के बीच में एक्सेलरेशन कौन सा ऐसा रिलेशनशिप होगा जिससे कि हम इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल पाए। अब फोर्स और मास का तुम्हें रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम करा, मास की वैल्यू डाली F1, और v कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो F1 v -1 T1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो अब बच्चों ये देखो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। एक बार मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि चैप्टर कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन था और कैसे फॉर्मूले लगे उस पर। पहला क्वेश्चन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था, इसके बारे में मैंने तुमको बता दिया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को बता दिया 3/2 kVT। तुम्हें मैंने आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया। इन दो फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यूट्यूब वाला क्वेश्चन बताया, दो लिक्विड में कैसे इक्वल करते हैं, प्रेशर इक्वल करते हैं, P बराबर रो GH होता है, उससे इक्वेट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, इन्फिनाइट चार्ज है तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, लॉन्ग रेंज जो होता है वो P लॉन्ग ट्रांसमिशन में ये बता दिया मैं तुमको कि पावर कंजर्वेशन होगा। पावर कंजर्वेशन जब होगा, पावर कंजर्वेशन में क्या होगा, पावर कांस्टेंट करेंगे और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट हमारा डिक्रीज हो, करंट डिक्रीज होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अब हमारा 2 कंसेक्टिव लूप है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलर लूप का फॉर्मूला है और हमें बाकी सारी वैल्यू दी हुई थी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन था, ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था, ये ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 2 कंसेक्टिव लूप बात कर ली, अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। ये कौन चैप्टर क्वेश्चन था, ये हमारा फ्लूइड चैप्टर का क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा रिजिड बॉडी के लिए कितना होता है, 0 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर हमारी सॉफ्ट बॉडी होती तो हमारा यंग स्ट्रेन ज्यादा होता, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाती, लो आ जाती। तो ये मैंने तुम्हें 2 केस बता दिए थे इसमें। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, एक कॉर्ड है। कॉर्ड में हमसे क्या पूछा था कि हमसे एंगुलर एक्सप्रेशन पूछा था, तो मैंने तुम्हें कौन सा फॉर्मूला बताया, एक तो टॉर्क का क्वेश्चन टॉर्क का फॉर्मूला था I इंटू अल्फा। फिर मैंने उस क्वेश्चन में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया कि कैसे निकालोगे, और फिर एंगुलर एक्सप्रेशन बाद में निकाल दी। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है mr²/2, किसके लिए, सॉलिड डिस्क के लिए। अगर रिंग का पूछ लेगा तुमसे तो mr² होगा। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था, ये रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, टॉप से 3 सवालों पे ही क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से 3 सवाल हो सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू I अल्फा होगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोल देगा और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने को बोल देगा। अब इन तीनों को चीज को ही आपस में रोटेट करेगा। आठवां कौन सा है, द थ्री वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर में मैं तुम्हें दो वेक्टर समझाया, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बहुत इजी है, जिनके डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। 9th क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसका आंसर ये गलत दे रखा है, आंसर सही होगा 3.5 जूल। और 10th क्वेश्चन, एफवीटी होता है जिसमें मास हमें कोई भी रिलेशन में जब निकालना होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें उनका फॉर्मूले का रिलेशन पता होना जरूरी है। इस तरह से हमारा क्या होगा, तभी हम आंसर का रिलेशन निकाल पाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू ma अगर हमें पता होगा तभी हम ये पता कर पाएंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, और क्या होता है। और फिर हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो उस चैप्टर के क्या करूंगा, थोड़े थोड़े फॉर्मूले और बता दूंगा। या तो फिर मैं बात करता हूँ, एक क्लास क्या करते हैं कि जैसे तुम्हें मैं काइनेमैटिक्स के स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, इन सब के ना मैं तुम्हें ना एक ना फॉर्मूला शीट बना दूंगा। तो मैं क्लास में फॉर्मूला शीट लेकर आऊंगा, उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास होंगे वो क्लास में मैं तुम्हें वो करा दूंगा। उसमें उस क्लास में क्वेश्चन नहीं करेंगे, उस क्लास में क्या करेंगे, उस क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे और फॉर्मूला कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ऐसे ही करते रहोगे तो हो जाएगा। थैंक यू।